हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज में आज हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 19, जो कि आखिरी चैप्टर होगा क्लास 11th का। और क्लास 12th की एनसीईआरटी ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं सभी चैप्टर्स की। ठीक है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2025-2026 की एनसीईआरटी है उसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और चैप्टर का नाम है आज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन शब्द जो है ये पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया था आपको कि 3-4 ऑर्गन्स का एक साथ काम करना हमारी बॉडी में, उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक साथ हार्ट, लंग्स सब एक साथ मिलके काम कर रही हैं, किडनी है ना, इनका एक साथ मिलके काम करना, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, और यहाँ पे जो जोड़ हो रहा है या जुड़ाव जो हो रहा है वो केमिकल की वजह से हो रहा है। और अभी आप जानेंगे ये जो केमिकल्स होते हैं इनका मतलब होता है, यहाँ पे हम बात किसकी करते हैं, यहाँ पे हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो हार्मोन्स के द्वारा कोऑर्डिनेशन होना और हार्मोन्स के द्वारा अलग अलग ऑर्गन्स का एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं और हार्मोन्स को पढ़ना है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो हार्मोन निकलते हैं वो पढ़ने हैं, और मैकेनिज्म हार्मोन एक्शन पे कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही तेज रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट लिव्ड होता है, छोटे टाइम के लिए होता है। ठीक है, और नर्व फाइबर जो होते हैं वो इनर डू नॉट, है ना, देखो लिखा हुआ है डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एज सेलुलर फंक्शंस नीडेड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारी हर एक सेल से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, है ना। एक हर एक सेल के लिए आप नर्व्स को लगाओगे तो दिक्कत होगी ना, हर एक सेल से नहीं कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। तो हर एक सेल में पहुंचने के लिए एक स्पेशल हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, और ये कोऑर्डिनेशन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन करते हैं और रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, आगे बढ़े। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देखो दो तरह के ग्लैंड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ग्लैंड्स समझ लो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, और बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन और एक को कहते हैं एक्सोक्राइन। तो देखो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, इनके अंदर डक्ट पाई जाती है। डक्ट मतलब नली पाई जाती है। जैसे जैसे बात करें हमारी जो सेलेब्री ग्लैंड है ना, जो हमारा सलाइवा निकलता है वो सेलेब्री ग्लैंड से निकलता है। अब मान लेते हैं ये हमारी सेलेब्री ग्लैंड है, तो सेलेब्री ग्लैंड जो है उससे एक ऐसे ऐसे एक पाइप जुड़ी हुई होगी, और जो सलाइवा निकलता है वो इस पाइप से होते हुए हमारे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर आता है। ठीक है, तो सेलेब्री ग्लैंड क्या है, एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, मतलब इसमें किसी तरह की डक्ट नहीं पाई जाती। और एंडोक्राइन से निकलने वाली चीजों को हम कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल्स निकलते हैं उनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। तो अच्छे से रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल्स निकलते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे सलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है ना, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल्स निकलते हैं उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये सब हार्मोन है। ठीक है, और क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती है, कोई डक्ट नहीं होता, तो जो हार्मोन्स है ना वो डायरेक्ट किसके अंदर, ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं, और ब्लड से होते हुए ये हर एक जगह पहुंचते हैं जहां भी इनकी जरूरत होती है, वहां पे ये ब्लड के थ्रू होते हुए जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं, समझ में आएगा अब आपको। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स डक्ट, डक्ट नहीं होती, और इसी वजह से डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं। इनके सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन यानी पुरानी जो डेफिनेशन हार्मोन की है वो ये है कि हार्मोन एक केमिकल है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, और ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स के अंदर, जिसके अंदर हैज करंट स्पेसिफिक डेफिनेशन। ठीक है, टारगेट ऑर्गन के अंदर यहीं तक है हमारा। ठीक है, टारगेट टारगेट ये है पुरानी डेफिनेशन। लेकिन अगर नई डेफिनेशन की बात करें जो कि ज्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन है, वो ये है, हार्मोन जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। देखो 3 पॉइंट, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, मतलब ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे हम न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, या कह लो एनर्जी नहीं निकाल सकते। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, मतलब सेल से सेल के बीच में जो मैसेंजर काम करते हैं, मैसेज पहुंचाने का काम होता है, वो हार्मोन का होता है।
और ये प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये हार्मोन की नई डेफिनेशन है। ठीक है, इस नई डेफिनेशन में कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो जाते हैं जो पुराने हार्मोन्स जो हैं, इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा भी कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो जाते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर दूसरी उनमें देखें, ऑर्गेनिज्म में देखें, तो इनवर्टिब्रेट्स में अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, जबकि whereas a large number of chemical act as hormone and provide coordination in the vertebrate में बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। थोड़ा सा जूम करें, है ना। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। The endocrine glands and hormone producing diffuse tissue cells located in different part of our body constitute the endocrine system। तो endocrine system में क्या आता है, endocrine glands आते हैं और कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज या फिर सेल्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी में हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास आते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड्स। गोनेड्स मतलब मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, जो टेस्टिस और ओवरी होता है इनको गोनेड कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन बॉडीज हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जैसे कि जो हमारे पेट की और इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है वो भी हार्मोन को सिक्रेट करती है। लिवर जो होता है, किडनी और हार्ट भी जो होता है वो कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। हालांकि जो लिवर, किडनी, हार्ट है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, फिर भी हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और ये हम आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस से शुरू करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, है ना। फिगर जरा एक बार देख लो, लोकेशन देखकर, है ना। पीनियल ग्लैंड हमारे पास छोटा सा होता है एकदम हमारे ब्रेन के अंदर, है ना, और उसी के आसपास हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जरा सा नीचे आओगे तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखेगा। गले में आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है और पैराथायराइड ग्लैंड होता है, और नीचे हार्ट के पास में होता है थाइमस, है ना। फिर यहाँ पे पैंक्रियाज आपके यहाँ पे होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के ऊपर होता है, ऐसा ट्राइंगल शेप का होता है, किडनी के ऊपर है। ठीक है, और फिर उसके बाद ओवरी होती है फीमेल में और टेस्टिस मेल में होता है। ये बेसिक आपको दिखा रखा है लोकेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, है ना। अब आते हैं हाइपोथैलेमस पे, तो बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो होता है ये बेसल पार्ट होता है डाइनसेफ्लॉन का। अब डाइनसेफ्लॉन या डाइनकेफ्लॉन क्या होता है, बेसिकली जो थैलमस होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ना, हाइपोथैलेमस ये दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं लोकेटेड, है ना। और इन दोनों को एक दूसरे के साथ जब मिला देते हो आप तो कहते हो डाइनकेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, सेफ्लॉन या केफ्लॉन जो भी आपको। अब डाइनसेफ्लॉन क्या है, थैलमस और हाइपोथैलेमस का एक साथ एक जगह पे होना। अब हाइपोथैलेमस इसमें क्या है, नीचे साइड होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो डाइनकेफ्लॉन का कौन सा पार्ट है, बेसल पार्ट, नीचे साइड होता है। ठीक है, याद रखना, हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट, नीचे साइड होता है डाइनकेफ्लॉन। ठीक है, और ये रेगुलेट करता है बहुत सारी चीजों को, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, मतलब कई चीजों को रेगुलेट करेगा। जैसे अच्छा, इसके अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हार्मोन जो होते हैं, जो जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रेशन को, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। ठीक है, However, hormones produced by hypothalamus are of two type। हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को निकलवाते हैं, विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को निकलवाते हैं, इस वजह से रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है। दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट मतलब होता है रोकना, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को निकलने से रोकते हैं। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से या फिर हार्मोन को निकलवाएगा या फिर निकलने से रोकेगा। जैसे कि एक हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है जिसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी जीएनआरएच। तो जीएनआरएच कहाँ से निकलता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड से। अच्छा, जीएनआरएच का नाम देखो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये एक तरह का रिलीजिंग हार्मोन है, और रिलीजिंग हार्मोन है तो क्या करेगा, ये पिट्यूटरी पे जाके रिलीज करवाता है गोनाडोट्रोपिन को। गोनाडोट्रोपिन आप अभी आगे पढ़ेंगे, दो हार्मोन होते हैं, एलएच और एफएसएच, है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाता है, और नाम में ही रिलीजिंग हार्मोन है तो आपको तुरंत याद रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, एक और दूसरा हार्मोन है जिसको कहते हैं सोमैटोस्टेटिन। जो सोमैटोस्टेटिन होता है ना, वो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन को निकलने नहीं देता है ना। तो एक हमारा जीएनआरएच हो गया जो कि पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन को निकलवाएगा, और एक हमारे पास सोमैटोस्टेटिन हो गया जो कि पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को नहीं निकलने देगा, ठीक है। जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन को निकलवाएगा, है ना, और सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को निकलने नहीं देगा, ठीक है। These hormones originating in the hypothalamic neuron pass through axon and are released in from their nerve ending। ये थोड़ी देर में आपको लाइन समझ में आएगी, ठीक है। These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system। जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है वो पिट्यूटरी तक कैसे पहुंचता है, एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। Posterior pituitary is under direct neural regulation of hypothalamus। अब इस स्लाइड को समझने के लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का। ये है हमारा हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स है ना, ये जो दोनों दिखा रखी है आपको, ये न्यूरॉन्स है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो होता है, मान लेते हैं वो जीएनआरएच सिक्रेट कर रहा है या सोमैटोस्टेटिन सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से वो पिट्यूटरी में कैसे आएगा। अच्छा, पिट्यूटरी भी दो तरह की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो भाग होते हैं, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी एक दूसरे से जुड़े होते हैं पोर्टल सर्कुलेशन से। ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम है ना। तो पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम से हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये कहां से आ गया, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी जुड़े होते हैं पोर्टल सर्कुलेशन से, जो कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये डायरेक्ट एक न्यूरॉन से जुड़ा होता है। देखो सेम न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो एक अकेली न्यूरॉन से जो पोर्ट मतलब वो है हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं अकेली न्यूरॉन से। इसीलिए जो ऊपर लाइन लिखी थी उसमें आपने देखा होगा, लिखा था कि जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है वो पोर्टल सर्कुलेशन, ये पहले न्यूरॉन में आएगा, फिर न्यूरॉन से यहाँ से वो रिलीज हो जाएगा हार्मोन। वो हार्मोन पोर्टल सर्कुलेशन से होते हुए यहाँ आ जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। एक तो लाइन ये लिखी थी ऊपर, एक दूसरी भी लाइन लिखी थी कि जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन बनते हैं वो यहाँ पे एंटीरियर ओर से न्यूरॉन से होते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट आ जाते हैं। इसी वजह से एक एनसीईआरटी ने इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पे कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होता है हाइपोथैलेमस में। न्यूरल रेगुलेशन मतलब जो न्यूरॉन से क्योंकि कनेक्ट होता है तो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो समझ में आ गया। अच्छा, ऊपर वाली लाइन भी आपको समझ में आ गई। हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्योंकि पोर्टल सर्कुलेशन से जुड़ी हुई है तो इस वजह से ये लाइन, ठीक है। फिगर ऑलरेडी हमने देख लिया, अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एक बोन की बनी हुई कैविटी में होता है जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं। सेला टर्सिका बेसिकली एक समझ लो कटोरी है, उस कटोरी में क्या रखी है, पिट्यूटरी ग्लैंड रखी है ना। और ये अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा, ये स्टॉक कहते हैं इसको, है ना, इस पार्ट को हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है, एक डंडा बेसिकली, है ना। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है इसमें दो पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम अपनी बात करते हैं या ज्यादातर मैमल्स की बात करते हैं तो पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया एक दूसरे में फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं दिखते, ठीक है। अब इसमें जो पार्स डिस्टेलिस है उसी को हम एक्चुअल में एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जब हम कहते हैं तो हम दो शब्द आसानी से यूज कर सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो पार्स डिस्टेलिस ही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, क्योंकि एडिनोहाइपोफाइसिस में दो भाग, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, जो कि एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं,
इसी वजह से। और पार्स डिस्टैलिस वाले रीजन को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम आप एंटीरियर पिट्यूटरी को पार्स डिस्टैलिस भी कहते हैं और एडिनो हाइपोफाइसिस भी कॉमनली कह दिया जाता है, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी और निकलने वाले हार्मोन देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन जिसको जीएच कहते हैं, प्रोलैक्टिन जिसे पीआरएल लिखते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच कहते हैं, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे एफएसएच कहते हैं। ये सारे किससे निकल रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और एंटीरियर पिट्यूटरी में भी पार्स डिस्टैलिस से ये सारे हार्मोन निकल रहे हैं। जो पार्स इंटरमीडिया है उससे एक अकेला हार्मोन निकलता है। पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन जिसे हम मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एमएसएच कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। लेकिन ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टैलिस। पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस एक दूसरे से मर्ज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है जिसे पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, इसी को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो एडिनोहाइपोफाइसिस को कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी इसीलिए कहा जाता है ना। तो एडिनोहाइपोफाइसिस, पार्स डिस्टैलिस या एंटीरियर पिट्यूटरी, तीनों शब्द एक दूसरे के जगह पे यूज किए है ना। और न्यूरोहाइपोफाइसिस यूज किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन्स को, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं यानी ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दोनों के दोनों एक्चुअल में सिंथेसाइज यानी बनाए किसके द्वारा जाते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा, और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं एक्सॉन के थ्रू न्यूरोहाइपोफाइसिस में। तो एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनाया किसने? बनाया हाइपोथैलेमस में, बस लाके ट्रांसपोर्ट कर दिया गया किसके अंदर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दोनों निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इस वजह से हम कहते हैं कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हाइपोथैलेमस बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं या कुछ हार्मोन्स के फंक्शंस को भी हम देख लेते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? ग्रोथ कराता है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हो जाए तो एब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी बॉडी की, जिससे जाइगेंटिज्म यानी जो आदमी जाइगेंटिक हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, वो हो जाएगा। और अगर लो सिक्रेशन हो जाए जीएच का यानी ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन हो तो स्टंटेड ग्रोथ यानी रुक जाएगी ग्रोथ आपकी, जिससे कि डॉर्फिज्म हो जाएगा, जैसे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म भी कहते हैं। डॉर्फिज्म मतलब बौनापन आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन हो रहा हो, बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रहा हो एडल्ट्स में, मतलब मिडिल एज में, लगभग आप जब 25-30 साल की एज में है ना, 25-25 साल की एज में आ जाए, उस समय अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन होने लगे तो हमारा जो बॉडी होती है उसका बहुत ज्यादा डिसफिगरमेंट हो जाता है। यानी बॉडी जो होती है उसमें आप कह लो स्ट्रक्चर्स, जैसे फेस जो होता है वो चेंज हो जाता है, उल्टा सीधा, कहीं ऊपर हो जाएगा कहीं नीचे हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं डिसफिगरमेंट हो जाता है ना, स्पेशली ऑफ द फेस। इसी को हम एक्रोमेगैली कहते हैं, ठीक है। तो देखो जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगैली में अंतर क्या है? जाइगेंटिज्म जो होता है वो हमेशा मान लेते हैं एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो गया, है ना, बच्चों में ही एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो गया जीएच का, जिससे बच्चों की हाइट बहुत बढ़ेगी, तो ये जाइगेंटिज्म। एक्रोमेगैली क्या है? ग्रोथ, ये एडल्ट्स में या कह लो मिडिल एज में जो लोग होते हैं उनके अंदर अगर एक्स्ट्रा सिक्रेशन हो गया तो बहुत ज्यादा डिसफिगरमेंट हो जाएगा, और सॉरी जो डिसीज होगी उसे हम एक्रोमेगैली कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जिससे कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बॉडी में और प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है अगर अनचेक्ड रहा, मतलब अगर ट्रीट नहीं किया तो इससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये डिसीज जो होती है हार्ड टू डायग्नोज, ये डायग्नोज नहीं होती है जनरली, ठीक है। इन अर्ली स्टेजेस, शुरुआत के स्टेज में इसको डायग्नोज करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लगता है कि हाइट ही बढ़ रही है ना, तो आप डायग्नोज करना मुश्किल होता है। एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी, कई सालों तक अनडिटेक्टेड रहती है अंटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, है ना। जब एक्सटर्नल फीचर्स आपको बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं तभी दिखती है, ठीक है। तो ये जीएच के बारे में हो गया। अब आते हैं प्रोलैक्टिन यानी पीआरएल। पीआरएल क्या करता है? ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड को ग्रो कराता है और मिल्क का फॉर्मेशन कराता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सिंथेसिस कराता है और सिक्रीशन कराता है थायराइड के हार्मोन्स को, किसके अंदर से? थायराइड ग्लैंड के अंदर से। एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है और सिंथेसिस कराता है कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स की, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल ग्लैंड अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एड्रिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकोइड निकलते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो होते हैं उनका सिक्रेशन कौन कराता है? एसीटीएच, ठीक है। एलएच और एफएसएच जो होते हैं ये गोनेडल एक्टिविटी में काम आते हैं,
बेसिकली जो आपकी रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज होती है ना, और इन्हीं इसे इसी वजह से इन्हें गोनाडोट्रोपिक्स कहा जाता है। मेल्स में अगर एलएच की बात करें तो ये सिंथेसिस और सिक्रीशन कराता है एंड्रोजन हार्मोन्स का, है ना, एंड्रोजन हार्मोन्स का। जैसे जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो एक तरह का एंड्रोजन है, तो एलएच मेल्स में क्या कर रहा है, एंड्रोजन का सिक्रीशन करा रहा है और सिंथेसिस भी करा रहा है। एफएसएच अगर मेल की बात करें, मेल के अंदर एफएसएच क्या करता है, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। फीमेल्स में अगर एलएच की बात करें तो एलएच जो है वो ओवुलेशन इंड्यूस कराता है, मतलब ओव्यूल का, सॉरी ओव्यूल कह रहा हूँ, ओवम का या कह लो एग का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, अभी आप क्लास 12 में ये चीज पढ़ोगे, ग्राफियन फॉलिकल ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे, ठीक है। तो एलएच जो होता है वो ओवुलेशन कराता है और मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम भी आप 12th में पढ़ोगे, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्राफियन फॉलिकल्स के फटने के बाद बनता है, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल के रेमिनेंट मतलब बचे हुए स्ट्रक्चर से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन। एफएसएच अगर फीमेल की बात करें तो क्या कराता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स, फीमेल्स में ओवरी के जो फॉलिकल्स है उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट करा। तो एलएच और एफएसएच दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल में, दोनों के काम अलग अलग है, अच्छे से अलग, ठीक है। एमएसएच जो होता है वो मेलानोसाइट, क्योंकि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख रहा है ना, तो मेलानोसाइट पे एक्ट करता है, जो कि मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं, बेसिकली हमारी स्किन की जो सेल्स होती है उन पे काम करता है, और पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, मतलब जो आप कितने गोरे हैं या कितने काले हैं, है ना, वो एमएसएच पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फीमेल्स की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन को यूट्रस के अंदर टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के दौरान। तो एक तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है बर्थ हार्मोन, क्यों, क्योंकि बर्थ के टाइम पे ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे जो बच्चे होते हैं वो बाहर निकलते हैं, हाँ। और मिल्क का एजेक्शन कराता है मेमरी ग्लैंड में, इस वजह से इसको कभी कभी मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन के दो इंपॉर्टेंट काम याद रखना, चाइल्ड बर्थ के दौरान ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस में, और मिल्क का एजेक्शन कराता है मेमरी ग्लैंड में। फॉर्मेशन नहीं कराता, फॉर्मेशन कौन करा रहा था, प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन करा रहा था, एजेक्शन यानी मिल्क को बाहर कौन निकलवा रहा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स। जो वैसोप्रेसिन होता है वो किडनी पे एक्ट करता है, और डिस्टल ट्यूब्यूल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किडनी के बारे में, और आपको पता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स। देयरबाय रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू यूरिन, डाईयूरेसिस को रोकता है, मतलब वाटर लॉस जो होता है यूरिन के थ्रू ज्यादा पानी का लॉस कहलाता है डाईयूरेसिस, तो डाईयूरेसिस को ये रोकता है, ठीक है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी वजह से वैसोप्रेसिन को ही हम एडीएच कहते हैं, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन या एडीएच जो होता है ये वैसोप्रेसिन ही है, ठीक है, क्योंकि ये डाईयूरेसिस को रोक रहा है, इस वजह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो सारे हार्मोन्स को हमने पढ़ दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी के भी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी। एंड इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एडीएच, अगर एडीएच की सिंथेसिस ना हो पाई या रिलीज ना हो पाया तो किडनी में एक डिमिनिश्ड एबिलिटी हो जाएगी, मतलब किडनी उतने अच्छे से वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, वाटर को कंजर्व नहीं कर पाएगी, जिससे वाटर का लॉस होगा और डिहाइड्रेशन होगा। इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज आप अपने सिलेबस में दो तरह की पढ़ते हो, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलेटस। जो डायबिटीज मिलेटस होता है वो नॉर्मल डायबिटीज, जब आप कहते हो किसी को शुगर हो गया है तो वो मिलेटस की आप बात कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि इंसुलिन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, जब वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होता है यूरिन के द्वारा, है ना। अगला ग्लैंड है हमारे पास पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है, ये डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, हमारे फोर ब्रेन के डोर्सल पीछे वाले साइड में होता है। पीनियल एक हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसे मेलेटोनिन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन। मेलेटोनिन जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर या डायर्नल रिदम, जो हमारी बॉडी की डायर्नल या 24 आवर की रिदम होती है ना। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको 24 आवर की रिदम, जैसे आपका सोने का टाइम, आपका खाने के टाइम पे खाना, भूख लग जाएगी, सोने के टाइम पे नींद लगेगी, है ना। आपके ऐसे ऐसे बहुत चीजें हैं ना जो कि आपकी डेली लाइफ में टाइम टाइम पे होंगी, तो वो कंट्रोल करता है मेलेटोनिन, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल जो हमारी बॉडी की रिथम है, स्लीप वेक साइकिल, आप कब सोते हो उस समय नींद आ जाएगी, जब आप जगते हो उस समय आपकी आंखें खुद ही खुल जाएंगी।
तो स्लीप वेक साइकिल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, जैसे आपको सुबह 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 उठोगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर हल्का बढ़ा रहेगा, है ना, तो ये सब कंट्रोल करता है मेलेटोनिन। इन एडिशन मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज और डिफेंस कैपेबिलिटी। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा, पिगमेंटेशन जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी मेलेटोनिन कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगला है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो होता है इसके ऊपर दो लोब होते हैं, दो लोब से बना हुआ है, ठीक है। लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी जो हमारी विंड पाइप होती है उसके दोनों साइड पे दोनों लोब आपको थायराइड ग्लैंड के दिखते हैं, ठीक है। जो दोनों लोब होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे इस्थमस कहते हैं। तो इस्थमस एक कनेक्टिव टिश्यू का पतला सा फ्लैप होता है जिससे थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये दो चीजों से बना होता है, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से। जो फॉलिकल होता है, ईस्ट थायराइड फॉलिकल, ये दो चीजों से बना होता है, फॉलिकुलर सेल से और अंदर एक कैविटी होती है। थायराइड फॉलिकल जो होता है उसको आप ऐसा शो करते हो ना, आप ऐसे शो करते हो। ये जो मैंने रेड कलर के गोले गोले बनाए हैं ये क्या है, ये है थायराइड की सेल्स, है ना, फॉलिकुलर सेल्स। और अंदर जो है ये कैविटी है ना, अंदर कैविटी भी मैंने भर दी, है ना, ये जो खाली जगह है ये कैविटी, ठीक है। तो इन दोनों चीज से थायराइड के फॉलिकल बने हैं। अब जो फॉलिकुलर सेल्स होती है ये दो हार्मोन को बनाती है, कौन कौन से, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि थायरॉक्सिन है, ये दवा जो है नॉर्मली एक दवा आती है थायरॉक्सिन नाम से, तो जब भी आप थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करते हो आप टेट्रा आयोडोथायरोनिन की बात कर रहे होते हैं, है ना, जिसे T4 कहते हैं। इसके अलावा ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3, तो ये दो हार्मोन सिक्रेट करती है फॉलिकुलर सेल, T4 और T3। जो T4 होता है इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन या कॉमन भाषा में हम थायरॉक्सिन कहते हैं, तो जो T3 होता है इसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, ठीक है। आयोडीन एसेंशियल होता है, जरूरी होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस थायराइड, थायराइड में नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस के लिए आयोडीन जरूरी होता है। अगर डिफिशियंसी आयोडीन की हमारी डाइट में होती है तो इससे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड जो होता है वो कम काम करता है ना, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें सूजन आने लगती है और ये इनलार्ज बड़ा होने लगता है, कॉमनली कॉल्ड ग्वाइटर, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड का कम काम करना, प्रेगनेंसी के अगर टाइम पे हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इससे क्या होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, जो बेबी ग्रो कर रहा है उसका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो होता है वो खराब जाता है, जिससे कि स्टंटेड ग्रोथ होती है, यानी क्रिटिनिज्म जिसे कहते हैं, है ना। इससे बेसिकली अगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप याद रखना, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान हो गया तो एक बीमारी होगी जिसे हम क्रिटिनिज्म कहेंगे। क्रिटिनिज्म के क्या क्या लक्षण होंगे, स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ कम होगी, मेंटल रिटार्डेशन यानी दिमाग जो होता है वो भी कम होगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन लो होगा मतलब आईक्यू कम होगा, एबनॉर्मल स्किन, स्किन में प्रॉब्लम्स होंगी, स्किन के डिसीज होंगे, डीफ म्यूटिज्म मतलब गूंगा बहरा भी बेबी हो सकता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है ना, बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। अगर एडल्ट वुमेन की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देता है ना, मतलब टाइम पे नहीं होगी, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट वुमेन कैन कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, ठीक है। ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स इन द थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया या थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स गांठ पड़ गई तो सिंथेसिस और सिक्रीशन जो होता है थायराइड हार्मोन्स का वो बढ़ जाता है, और ड्यू टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जब भी कैंसर होगा या फिर नोड्यूल्स आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा थायराइड बढ़ जाएगा, जिसे हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है ये भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर एक हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब बहुत ज्यादा थायराइड जब सिक्रेट होता है तो होता है हमारे अंदर एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर। एक गॉइटर हमने पढ़ा किसकी वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, और एक हम पढ़ रहे हैं हाइपर की वजह से, जिसे एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं। अब क्या होता है एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर में, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड यहाँ पे भी बढ़ जाता है ना। प्रोट्यूजन ऑफ द आई बाल्स, जो आंखें होती हैं वो प्रोट्यूड करती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि निकल आएंगी, एकदम बाहर आ जाती है, ठीक है। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली समझ लो
आप समझ लो जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हमारा चल रहा था बॉडी में, जो नॉर्मल उसकी स्पीड थी उससे बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा और वेट लॉस होगा। वेट लॉस सिंपल है, अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा तो वेट लॉस कॉमन ही है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिसीज। तो देखो दो शब्द हैं, चाहे आप एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कहो चाहे ग्रेव्स डिसीज को, दोनों याद करना। किसके वजह से होता है? हाइपोथायराइडिज्म की वजह से थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, प्रोड्यूसर होता है आईबॉल का, इंक्रीज्ड बीएमआर और वेट लॉस, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो होते हैं उनका काम देख लो। थायराइड हार्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, सबसे पहले दिख ही गया आपको, है ना। बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करते हैं ये हार्मोन्स, और सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी फॉर्मेशन में ये बहुत हेल्प करते हैं थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन, जो हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो भी इससे थायराइड हार्मोन्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है ना, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थायराइड हार्मोन के दो हमने देख रहे हैं ऑलरेडी कि T3 और T4 ये सिक्रेट करते हैं थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा TCT यानी थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर रेगुलेट दिया है, बढ़ाता है कि कम करता है? तो जो TCT होता है, अच्छे से याद रखना, एक TCT जो होता है वो ब्लड के कैल्शियम को कम करता है। याद रखना कहाँ के कैल्शियम को? ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है, ठीक है। तो डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। आ जाओ पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड, ह्यूमंस में 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि बैक साइड पे होती हैं थायराइड ग्लैंड के, है ना। 1 पेयर ईच ऑन द 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में 2 लोब होते हैं, दोनों लोब पे 1 पेयर यानी 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, टोटल 4, ठीक है। जरा यहाँ पे ये फिगर देख लो आप, ठीक है। ये जो ए फिगर दे रखा है आपका, देखो दो है, एक वेंट्रल साइड एक डोर्सल साइड। जो ए फिगर दे रखा है सामने से अगर आप देखोगे, आप अपने को सामने से यानी जिधर आपकी पीठ है उधर से देखो तो आपको ऐसा थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगा, है ना। ये एक लोब है और ये एक दूसरा लोब है और दोनों लोब कनेक्टेड है एक कनेक्टिव टिश्यू से, है ना, स्थमस जिसे कहते हैं आप, ठीक है। अच्छा ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर। अच्छा अगर आप वेंट्रल डोर्सल साइड में देखो यानी पीछे साइड से देखोगे तो ये लोब था थायराइड ग्लैंड का और ये दूसरा लोब था, और दोनों लोब पे 2 थायराइड ग्लैंड है, 2 पैराथायराइड ग्लैंड है ना। तो टोटल 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, 2 ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब आओ वापस यहाँ पे, ठीक है। द पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, जिसे पीटीएच कहते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। जो पीटीएच का सिक्रीशन होता है ये रेगुलेट किया जाता है बाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि ब्लड में कैल्शियम कितना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूं, मतलब बता दूं, जैसे आपने देखा था कि टीसीटी जो है वो ब्लड के कैल्शियम को क्या करता था? इंक्रीज करता था, सॉरी डिक्रीज करता था, है ना। वैसे ही पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाता है। तो टीसीटी और पीटीए जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है, याद रखना। पैराथायराइड हार्मोन यानी पीटीएच इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड, ब्लड के कैल्शियम को पीटीएच बढ़ाता है, ठीक है। पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन। पीटीएच जो होता है वो बोन पे एक्ट करता है और क्या कराता है? बोन रीएब्जॉर्प्शन यानी डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन कराता है, मतलब बोन से कैल्शियम को निकाल लेता है। तो ये है हमारी बोन मान लेते हैं, और बोन के बगल हमारी ये है ना, एक सेकंड, मान लेते हैं ये है हमारी कुछ ऐसी बोन, ठीक है, ऐसी बोन मान लेते हैं, और इसके बगैर ये है हमारे ब्लड। तो पीटीएच क्या करता है ना, ब्लड में कैल्शियम कैसे बढ़ाता है? जो बोन में कैल्शियम है उसको उठा के ब्लड में डाल देता है। तो बोन का डीमिनरलाइजेशन यानी मिनरलाइजेशन इसका कम हो रहा है, मिनरल्स इसके अंदर से हट रहे हैं, इसी वजह से बोन का डीमिनरलाइजेशन होता है। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। जो पीटीएच होता है वो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, कहाँ से? रीनल ट्यूब्यूल यानी किडनी के ट्यूब्यूल से, यानी आपने पढ़ा था किडनी के 2 ट्यूब्यूल होते थे, टीसीटी और डीसीटी, उन्हीं से, ठीक है। एंड इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फ्लूइड, फ्लूइड जो डाइजेस्ट हो रहा है उससे भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज अ हाइपरक्लाइसेमिक हार्मोन, मतलब पीटीएच जो होता है कैल्शियम को बढ़ाता है, हाइपरक्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। इंक्रीजेस द ब्लड लेवल, कैल्शियम के ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है।
टीसीटी के साथ में along with TCT plays significant role in calcium balance in the body, मतलब टीसीटी के साथ में ये कैल्शियम को बैलेंस करता है। क्यों? क्योंकि टीसीटी कम करता है और पीटीएच बढ़ाता है, तो एक दूसरे के साथ में ये काम करते हैं और यही कोऑर्डिनेशन होता है ना, इसी को तो आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है। थाइमस अगला ग्लैंड हमारा। थाइमस जो है ये एक लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, हमारे लंग्स के बिटवीन में ये होता है ना, जो दोनों लंग्स हैं उनके बीच में होता है, बिहाइंड स्टर्नम, जो हमारी चेस्ट बोन है उसको स्टर्नम कहते हैं, जो आपके सीने पे बोन है, सामने एक फ्लैट बोन होती है उसको स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, तो स्टर्नम के जस्ट पीछे होता है, बिहाइंड होता है, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा, जो ऑर्टा होती है उसी के जस्ट वेंट्रल साइड। ठीक है, द थाइमस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम डेवलप करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड थाइमोसिन। अच्छा, पेप्टाइड हार्मोन मतलब होता है प्रोटीन का या अमीनो एसिड का बना हुआ हार्मोन, है ना, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, तो थाइमोसिन नाम के पेप्टाइड हार्मोन को थाइमस सीक्रेट करता है। अब जो थाइमोसिन होता है उनका काम क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट को ये डिफरेंशिएट करते हैं जिससे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनती है। अच्छा, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? तो टी लिम्फोसाइट आप आगे चल के फिलहाल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एमबीबीएस करना चाहें या फिर बीएससी करना चाहें आगे चल के तो आप पढ़ सकते हैं, है ना, तब आपको पता चलेगा टी लिम्फोसाइट भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन होता है, ये अलग अलग टाइप्स की बनती है। काम किसका है? ये थाइमोसिन। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट से हमें मिलती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दो तरह की इम्यूनिटी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे मिलती है? टी लिम्फोसाइट से। इन एडिशन थाइमोसिन जो होते हैं वो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, है ना, प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जिससे कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिलती है। तो मैंने बताया दो तरह की इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे मिलती है? टी लिम्फोसाइट। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे मिलती है? एंटीबॉडीज से मिलती है। ठीक है, थाइमस जो है ये डीजनरेट होता है ओल्ड इंडिविजुअल में, मतलब जैसे जब आप पैदा होते हैं तो सबसे बड़ा होता है, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका थाइमस धीमे धीमे डीजनरेट करने लगता है, इसीलिए डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, थाइमोसिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। किसके अंदर? जो ओल्ड पर्सन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर थाइमस का साइज जो होता है वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, डीजनरेट होता रहता है थाइमस। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जैसे मैंने बताया था किडनी के ऊपर होता है ये, है ना, ये देखो यहाँ पे, ये हमारी किडनी है और किडनी के ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर शेप में या पिरामिड की शेप में ऐसे ग्लैंड रहता है। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड होता है। हमारी बॉडी में एक पेयर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, यानी दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। ठीक है, वन एट एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, एंटीरियर मतलब होता है ऊपर साइड में, है ना, तो किडनी के आप कह लो ऊपर साइड में या आगे साइड में एक एक दोनों किडनी पे होते हैं। ठीक है, द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो तरह के टिश्यू होते हैं इसमें। एड्रिनल मेडुला जो कि सेंट्रली होता है, मतलब अंदर की ओर होता है, और बाहर साइड में जो टिश्यू होता है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, एड्रिनल ग्लैंड कुछ ऐसा है ना, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ये बाहर वाला भाग, ठीक है, और ये अंदर वाला भाग। जो बाहर वाला भाग है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो अंदर वाला भाग है उसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, द अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर हार्मोन्स का अंडर प्रोडक्शन यानी जितना जरूरत है उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं, जिससे कि एक्यूट वीकनेस आती है, मतलब बहुत ज्यादा वो होती है। एक्यूट मतलब अचानक से आपके धीमे धीमे लगेगा कि बहुत जल्दी से आपके वीकनेस आ रही है ना, कमजोरी आ रही। फैटीग मतलब आपकी थकावट लगेगी, जिससे एक डिसीज होती है जिसे हम कहते हैं एडिसन्स डिसीज। तो एडिसन्स डिसीज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंडर प्रोडक्शन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उनके कम प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ ये देखो दिया तो है एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला, देख लो बाहर वाला जो हिस्सा है उसको कॉर्टेक्स कह रहे हैं, ये जो येलो वाला पार्ट है, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम एड्रिनल मेडुला कह रहे हैं। ठीक है, जो एड्रिनल मेडुला है उससे दो हार्मोन निकलते हैं जिसे हम कहते हैं एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। देखो दो नाम है, सेम है, एड्रेनलिन को ही हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनलिन को ही हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो दो ही हैं हार्मोन, है ना, चार नाम दे रखे हैं यहाँ पे, हार्मोन दो ही है। ठीक है, तो दीज आर कॉमनली कॉल्ड, इन सबको मिला के यानी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन इन दोनों को मिला के हम कैटिकोलामिन नाम देते हैं। तो एड्रेनल मेडुला जो है कैटिकोलामिन्स को सेक्रेट करता है, जो कि बेसिकली क्या है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है,
एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। किसी तरीके की आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो तुरंत ये सिक्रेट होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है। और इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में निकलते हैं। और फाइट और फ्लाइट क्यों? क्योंकि या फिर आप लड़ो उस कंडीशन से, है ना, मान लेते हैं 4 कुत्ते सामने आ गए, या फिर आप लड़ो या फिर आप फ्लाइट मतलब भाग लो तुरंत, है ना, गायब हो जाओ। तो दोनों के लिए एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन चाहिए। ठीक है, दीज हार्मोन्स क्या करते हैं, देखो ये अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं। जब आपको देखो डर लगता है तो आप अलर्ट हो जाते हो, तो अलर्टनेस बढ़ा देते हैं। प्यूपिल का डायलेशन हो जाता है, जो आपकी आंखें में प्यूपिल होती है उसका डायलेशन होता है, जिससे कि आंखों में रोशनी ज्यादा जाती है और आपको दिखता अच्छे से। पाइलो इरेक्शन, बेसिकली आपके जो बॉडी हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना। स्वेटिंग, मतलब आपके पसीना आने लगता है जिससे आपकी बॉडी कूल रहे। ठीक है, बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट इंक्रीज कर देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कितनी तेज धड़क रहा है ये भी चेंज कर देते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, आप तेज तेज सांस लेते हो। तो बेसिकली स्ट्रेस में जितनी भी चीजें आपके काम आती हैं वो दोनों हार्मोन, चाहे एड्रेनलिन हो चाहे नॉर एड्रेनलिन, दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। देखने से लगता है कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन एक दूसरे को उल्टा काम करते हैं, लेकिन याद रखना दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। दोनों का काम है अलर्टनेस बढ़ाना, प्यूपिल डायलेशन करना, है ना, हार्ट बीट बढ़ा देना, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा देना, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देना। ठीक है, कैटेकोलामिन्स आल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। इसके अलावा ग्लाइकोजन को ये तोड़ते हैं। ग्लाइकोजन को तोड़ने में क्या मिलता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज से आपको मिलती है एनर्जी। तो भाई स्ट्रेस कंडीशन है तो एनर्जी तो आपको चाहिए, है ना। एंड इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, जिससे कि ब्लड में कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये लिपिड और प्रोटीन को भी तोड़ती है। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो ये मेडुला की बात होगी। अब कॉर्टेक्स पे आ रहे हैं, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो 3 लेयर में डिवाइड किया जाता है ना। जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर लेयर होती है, जोना फेसिकुलरा जो कि मिडिल लेयर होती है, और जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि आउटर लेयर होती है। ठीक है, तो सब बाहर से अंदर की ओर अगर आप याद करोगे तो सबसे बाहर क्या दिखेगी आपको? ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, बीच में आपको दिखेगा जोना फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर दिखेगा आपको जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेट्स मेनी हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स से कई सारे हार्मोन निकलते हैं। ये क्या हो गया, कई बार ये बाहर आ जाता है। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से कई सारे हार्मोन निकलते हैं जिन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको कॉर्टिकॉइड्स निकलते रहते हैं। ठीक है, जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो किस किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में, विच आर इन्वॉल्व, अच्छा, जो कॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारी बॉडी में, आई मीन आवर बॉडी, कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब कॉर्टिसोल जो है हमारी बॉडी का मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो कॉर्टिसोल करेगा क्या? कॉर्टिसोल कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ठीक है, कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, हमारी बॉडी में जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करते हैं उन कॉर्टिकॉइड्स को मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन एक हमारा मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी। ठीक है, तो दोनों का याद रखना है। हमारे पास एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, और हमारे पास एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जिसे बेसिकली जो कि एल्डोस्टेरॉन है ना, एग्जांपल याद रखना। ठीक है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं, लाइपोलिसिस कराते हैं, और प्रोटियोलिसिस कराते हैं। लाइपोलिसिस मतलब होता है लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलिसिस मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। एंड इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये क्या कहते हैं, सेलुलर अपटेक को, मतलब अमीनो एसिड को सेल के अंदर जाने ही नहीं देते, सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करते हैं, और ना ही उसको यूटिलाइज होने देते हैं। मतलब अमीनो एसिड को ना ही यूटिलाइज होने दे रहे हैं और ना ही सेल के अंदर जाने दे रहे हैं। कॉर्टिसोल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। तो कॉर्टिसोल जो है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को और किडनी के फंक्शंस को भी मेंटेन करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एग्जांपल बताओ, कॉर्टिसोल, है ना, याद रखना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल कॉर्टिसोल है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये लिखा पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल। ठीक है, प्रोड्यूस एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, है ना, जहां इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे ये काम करते हैं और उसको कम करते हैं। एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स को भी ये सप्रेस करते हैं, है ना, रोकते हैं। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉर्टिसोल जो है वो आरबीसी प्रोडक्शन में भी काम आते हैं। ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है,
एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो रीनल ट्यूब्यूल, बेसिकली आप ऑलरेडी जान चुके हो कि डीसीटी पे काम करता है ना किडनी के, और सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है और एक्सक्रीशन करता है पोटेशियम, एक्सक्रीशन या सिक्रीशन आप कह सकते हो, सिक्रीशन करता है पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस का, ठीक है। दस एल्डोस्टेरॉन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। Small amount of androgenic steroids are also secreted by adrenal cortex। अच्छा, एड्रेनल कॉर्टेक्स में दो चीजें तो आपको पता थी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसके अलावा कुछ अमाउंट में हमें पास एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सिक्रेट होते हैं, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर। एक्सियल हेयर समझते हो, आपके जो बगल में साइड में जो आपके हेयर निकलते हैं यहाँ पे, है ना, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर जो आपके प्राइवेट पार्ट्स में हेयर निकलते हैं ना, और फेशियल हेयर यानी जो चेहरे पे हेयर निकलते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं तो उस टाइम, ठीक है। पैंक्रियास आते हैं। पैंक्रियास जो होता है इसको हम कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट इसके अंदर होते हैं, ठीक है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियास का, उसमें कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियास। हमारे पैंक्रियास में लगभग 1 से 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती है ओनली 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू, जो कि पैंक्रियाटिक टिश्यू का पूरे पैंक्रियाटिक टिश्यू का सिर्फ कितना है, 1 से 2% सिर्फ, ठीक है। टू मेन टाइप ऑफ सेल्स इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो मेन तरह की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकेगॉन नाम का एक हार्मोन सिक्रिएट करती हैं, और बीटा सेल्स सिक्रिएट करती हैं इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकेगॉन जो है एक प्रोटीन हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखने, ठीक है। ग्लूकॉन बेसिकली जो होता है ये लीवर सेल्स यानी हिपेटोसाइट्स पे काम करता है और ग्लाइकोजेनोलिसिस कराता है, बेसिकली ग्लाइकोजन को तोड़ता है, और जब भी ग्लाइकोजन टूटेगा हमारे पास इंक्रीज होगी ब्लड शुगर, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज मिलता है, तो ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज मिलेगा, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा, इसे हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा ये हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी क्या ही बनता है, ग्लूकोज ही बनता है, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। इससे भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही है ना। ग्लूकेगॉन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, है ना। ग्लूकोज जो ग्लूकेगॉन है वो सेल के अंदर ग्लूकोज को लेने नहीं देता, सेल मतलब उठाती नहीं है ग्लूकोज को, और यूटिलाइज भी नहीं करती है, ठीक है, तो वो ब्लड में पड़ा रहता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। थस ग्लूकेगॉन जो है ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ग्लूकागॉन के जस्ट अपोजिट इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ग्लूकोज इंसुलिन जो होता है वो हिपैटोसाइट्स पे तो काम करता ही है, इसके अलावा एडिपोसाइट पे, याद रखना, ग्लूकेगॉन काम करता था लिवर सेल यानी सिर्फ हिपैटोसाइट पे, इंसुलिन जो है वो हिपैटोसाइट यानी लिवर सेल्स पे तो काम करता ही है, लिवर सेल्स के अलावा एडिपोसाइट्स यानी जो एडिपोज टिश्यू की सेल्स हैं उन पे भी काम करता है, ठीक है। और इनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, यानी ब्लड से ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजता है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपैटोसाइट्स एंड एडिकोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब ज्यादा, तो इंसुलिन जो है वो एक हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इसके अलावा ये ग्लूकोज को वापस से ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो अगेन ब्लड शुगर आपका कम होगा, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ना, क्या बना देना, क्या कहता है, क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन का भाग। द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज थस मेंटेन बाय जॉइंटली बाय द टू इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, इन दोनों से के साथ मिलके जो है ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है, ये दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं, कौन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। लगातार अगर हाइपरग्लाइसीमिया यानी लगातार आपके अंदर जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, तो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है जिसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, याद है। डायबिटीज इंसिपिडस कब होता था, जब आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाता था, क्योंकि एडीएच में कमी आ गई थी, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस जो होता है वो किस वजह से होता है, लगातार हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। जब लगातार बॉडी में आपके ग्लूकोज बढ़ा रहेगा तो वो छन के किडनी से यूरिन में आएगा और यूरिन से ग्लूकोज बाहर निकलेगा, ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन एसिड। इसके अलावा कीटोन बॉडीज नाम के हार्मफुल कंपाउंड भी बनने लगते हैं, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो अब इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। जो आपको पता है उनको इंसुलिन लेना पड़ता है बाहर से, है ना। आते हैं टेस्टिस पे। टेस्टिस और ओवरी गोनैड्स होते हैं ना। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक, है ना। स्क्रोटम नाम का एक सैक होता है जो कि एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड होता है, उसमें दो टेस्टिस होते हैं। तो ए पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना। टेस्टिस जो होते हैं वो दो फंक्शन मतलब काम करते हैं, दो फंक्शन करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में ये काम करते हैं क्योंकि यहाँ स्पर्म बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट होता है, ठीक है। टेस्टिस जो है इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्ट्रोमा और इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। जो आपकी 12th में आप पढ़ोगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। इंटरस्टिशियल सेल्स सब पढ़ोगे आप, है ना। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, दो चीजें आपका टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं। लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो कि इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में प्रोड्यूस मतलब होती हैं, है ना। दे प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस, जैसे टेस्टोस्टेरोन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक तरह का एंड्रोजन है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, लेडिक सेल्स से या इंटरस्टिशियल सेल जैसे हम कह रहे हैं, ठीक है। एंड्रोजन जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। ये सारे के सारे क्या है, मेल एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब समझ लो हेल्प करने वाले, ठीक है। तो हमारा जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा क्या है, टेस्टिस है। उसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, ये पार्ट है पूरा का पूरा, है ना। तो ये सब क्या एंड्रोजेंस जो है इसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, ये सब आपको पता है। ये हार्मोन ग्रोथ कराते हैं, फेशियल और एक्सियल हेयर की ग्रोथ कराते हैं। एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा गुस्सा टाइप का, लो पिच की साउंड वॉइस आती है ना, मोटी सी वॉइस आ जाती है, तो ये सब एंड्रोजन की वजह से। एंड्रोजन प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, बहुत बड़ा रोल होता है एंड्रोजन का स्पर्म के फॉर्मेशन में, या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, है ना। स्पर्मेटोजोआ को आप स्पर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन में ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड्रोजन एक्ट ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्स बिहेवियर, जिसे हम लिबिडो कहते हैं। ये सीएनएस पे काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और जो मेल का सेक्स बिहेवियर होता है, सेक्सुअल बिहेवियर होता है, या जैसे लिबिडो कहा जाता है, उसको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर सिंथेटिक या एनाबॉलिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बनवाते हैं, है ना। तोड़ने के बजाय बनवाते हैं। एनाबॉलिक मतलब बनवाना। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो टर्म होते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है तोड़ना, एनाबॉलिक मतलब होता है, एनाबॉलिज्म मतलब होता है बनाना, ठीक है। फीमेल में जो गोनाड होता है ओवरी, फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर दो ओवरी होती है, ठीक है। ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर, विच प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम जो है ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ओवरी जो कि स्टेरॉयड हार्मोन है, अच्छे से याद रखना, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ओवरी में दो चीज, स्ट्रोमल टिश्यू और ओवेरियन फॉलिकल, ना कुछ ऐसे बना लो आप, ठीक है। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड secrete and secreted mainly by growing ovarian follicle, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ओवेरियन फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं, जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल हैं, वही एस्ट्रोजन को सिंथेसाइज और सीक्रेट करते हैं, ग्रोइंग वाले, है ना, जिनके अंदर ग्रोथ हो रही है वो। ओवल्यूशन के बाद जो है फॉलिकल रप्चर कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। तो ओवरी के अंदर दो हार्मोन आपको याद रखना है, एक तो एस्ट्रोजन जो कि कौन सीक्रेट कर रहा है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, और एक प्रोजेस्टेरोन जो कि कौन सीक्रेट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एस्ट्रोजन के कई इफेक्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोजन के कई इफेक्ट होते हैं, जैसे सिमुलेट ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन एंड्रोजन कंट्रोल कर रहा था, वैसे ही एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवेरियन फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं उनको डेवलप करते हैं। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस हो जाएगी, है ना, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी वही कंट्रोल करती हैं। मेमोरी ग्लैंड एंड डेवलपमेंट, हाँ, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट हो गया। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्स बिहेवियर, जैसे एंड्रोजन जो है मेल सेक्स बिहेवियर को
कंट्रोल कर रहे थे। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो सैक लाइक की स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होती हैं जो कि मिल्क को स्टोर करती हैं और फॉर्म करती हैं एंड मिल्क सेक्रेशन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करके एल्वियोलाई को फॉर्मेशन कराता है और मिल्क का सिक्रेशन भी कराता है। ठीक है, एल्वियोलाई समझ में आ गया, छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं और स्टोर करती हैं। एक एल्वियोलाई आपने उसमें भी पढ़ा होगा लंग्स के अंदर, है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो एल्वियोलाई अलग है, ये एल्वियोलाई अलग है, नाम दोनों का सेम है, स्पेलिंग सेम है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब देखो, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ना हार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ना किडनी और ना ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लेकिन ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखो, however as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine gland. For example, atria wall of our heart, जो हार्ट के एट्रिया की वॉल होती है वो सिक्रेट करती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसे एएनएफ कहते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, यानी एएनएफ कहते हैं, जिसका काम है ब्लड प्रेशर को कम करना। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, किडनी जब हमने पढ़ी थी, एएनएफ पढ़ चुके हैं, है ना। जब व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो एएनएफ इज सिक्रेटेड व्हिच कॉजेस डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। एएनएफ जो होता है वो सिक्रेट करता है जिससे ब्लड वेसल्स जो होती है वो डायलेट होती है, मतलब उनका जो ल्यूमेन होता है वो बड़ा सा हो जाता है, जो उनके बीच में जगह होती है वो बढ़ जाती है ना। दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरा भी हम पढ़ चुके हैं, जेजी सेल्स, जस्टा ग्लोमुलर सेल्स, किडनी के अंदर पाई जाती हैं जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती हैं एरिथ्रोपोइटिन नाम का, जो कि एरिथ्रोपोइसिस करता है। लेकिन हमने किडनी के अंदर रेनिन पढ़ा था, है ना, रेनिन भी हमने पढ़ा था, जेजी सेल्स से ही रेनिन निकलता था, है ना, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता था, है ना। यहाँ पे हम दूसरा हार्मोन पढ़ रहे हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो कि एरिथ्रोपोइसिस कराता है, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारा, उसमें कई सारी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो कि 4 मेन हार्मोन सिक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी जीआईपी। जो गैस्ट्रिन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और पेप्सिनोजन को सिक्रीट कराता है। तो गैस्ट्रिन का काम क्या है, HCl और पेप्सिनोजन को सिक्रीट कराना गैस्ट्रिक ग्लैंड से। सिक्रेटिन का काम जो है वो एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पे जाके एक्ट करता है और यहाँ से वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस का सिक्रीशन कराता है, कहाँ, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पे जाके। ठीक है, CCK यानी कोलेसिस्टोकाइनिन, ये एक्ट करता है ऑन बोथ पैंक्रियाज, मतलब पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करता है ये, और सिक्रीशन कराता है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का और बाइल जूस का, जिससे जो हमारी डाइजेशन होता है वो मतलब आगे बढ़ता है ना। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है या पैंक्रियाटिक एंजाइम जिसे हम कहते हैं या बाइल जूस जो होता है, इनसे हमारा डाइजेशन होता है ना खाने का। जीआईपी यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो होता है ये इनहिबिट करता है, क्योंकि नाम में ही क्या है, देखो कहाँ गया, हाँ, नाम में क्या है, इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो ये इनहिबिट करता है, रोकता है क्या, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, मतलब जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रहा है जैसे HCl और पेप्टाइड का, सॉरी पेप्सिनोजन का, आपने देखा यहाँ पे HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन हो रहा है, उसको रोकने का काम है जीआईपी, ओवर मतलब ना हो जाए, एक्स्ट्रा ना हो जाए, है ना। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, कई सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, और ये फैक्टर जो है वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग या रीजनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर का हमें कंफर्म वो नहीं बता रखा है लोकेशन, हमें सिर्फ रखा है, दे रखा है कि कई सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अब हार्मोन काम कैसे करता है, आ गया, हार्मोन काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो देखो, हार्मोन जो है वो अपने टारगेट टिश्यू के पास जाता है और स्पेसिफिक प्रोटीन से जाके बाइंड करता है, जुड़ जाता है, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर। तो हार्मोन गया टारगेट के पास और हार्मोन रिसेप्टर से जाके बाइंड कर गया। अब ये हार्मोन रिसेप्टर उसी टारगेट के पास उसी बकायदा मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक हार्मोन का रिसेप्टर जो है वो दूसरे पे जाके बाइंड कर जाएगा, नहीं, हर हार्मोन का अपना अपना रिसेप्टर। ठीक है, तो हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। अब हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे हुए हो सकते हैं ऑफ द टारगेट सेल, जो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं हार्मोन रिसेप्टर जो कि सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं उन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। लेकिन कई रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं और उनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो दो तरह के हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं,
मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो कि सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो कि कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। जनरली जो इंटर सेलुलर रिसेप्टर होते हैं वो एक्चुअली में न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे है ना, मान लेते हैं ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा उसे मेम्ब्रेन बाउंड कहेंगे, और हमारे न्यूक्लियस पे जो रिसेप्टर होगा उसे न्यूक्लियर रिसेप्टर या फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहेंगे। ठीक है, जब हार्मोन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और हर एक रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक होता है वन हार्मोन के। मैंने आपको बताया था एक रिसेप्टर एक हार्मोन का होता है, कोई और रिसेप्टर उससे आके नहीं जुड़ सकता। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स होता है उससे जब भी वो फॉर्मेशन होता है तो सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू में, टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस टारगेट टिश्यू के अंदर कुछ चेंज होते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म में चेंज होते हैं और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से, हार्मोन की वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन जो होते हैं वो ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे पहला है पेप्टाइड हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन। ये बेसिकली सारे के सारे किससे बने हुए हैं, अमीनो एसिड या प्रोटीन से बने हुए हैं, है ना। जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकल रहे हैं, है ना। इसके अलावा हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन जो है ये सारे क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कह सकते हो आप। स्टेरॉयडल हार्मोन कैसे, और कॉर्टिसोल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्राडायोल हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सारे के सारे स्टेरॉयड हार्मोन। आयोडोथायरोनिन बेसिकली जिसमें आयोडीन है, तो थायराइड के हार्मोन यानी T3 और T4। ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, हाँ, या फिर एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, हार्मोन्स व्हिच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले हार्मोन होते हैं वो टारगेट सेल के अंदर नहीं घुसते, वो सिर्फ मेम्ब्रेन तक जाते हैं। मेम्ब्रेन पे वो जाके एक सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं, मतलब वो तो खुद हार्मोन क्या है, खुद एक मैसेंजर है, तो वो सेल के ऊपर तक जा पाए, सेल के मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर जाने के लिए वो एक सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी, IP3 या कैल्शियम आयन, ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स। जो कि ये जब मैसेंजर्स डेवलप हो जाते हैं विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये जाके सेल की मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं, रेगुलेट करते हैं जिस हिसाब से हार्मोन ने बोला हो, है ना, जिस हिसाब से हार्मोन चाहता है उस हिसाब से। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाले हार्मोन होते हैं जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन, याद रखना, स्टेरॉयड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन, ये कैसे हैं, इंट्रासेलुलर वाले हैं, यानी ये न्यूक्लियस के ऊपर जाएंगे, जबकि जो प्रोटीन वाले हैं, जो अमीनो एसिड वाले हैं, ये सारे कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, अच्छे से याद रखना। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। जो अंदर जाते हैं वो क्या करते हैं, सीधा जीन का एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं। कैसे, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है ना वो जीनोम से जाके इंटरेक्ट करता है, या कह लो रिएक्ट करता है, या कह लो बाइंड करता है, और उससे चेंज करता है सेल की मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। अब ये सारे क्यूमुलेटिव मतलब होता है सब मिला जुला के जो बायोकेमिकल एक्शंस होते हैं, जो भी रिएक्शंस अंदर होती हैं, उसी से फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको फिगर भी दे रखा है। एक हमारे पास हार्मोन आया जैसे FSH, जो कि क्या है, एक तरह का आपका क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, तो ये ओवरी की सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये FSH जो होता है वो ओवरी पे काम करता है ना, तो ओवरी की सेल की ये मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये एक रिसेप्टर पर, हाँ, तो रिसेप्टर से जाके ये हार्मोन बाइंड कर जाएगा और रिस्पॉन्स वन जनरेट, है ना, पहला रिस्पॉन्स। अब ये पहला रिस्पॉन्स जैसे जनरेट हुआ हमारे पास एक सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप होगा, जैसे साइक्लिक एमपी या फिर कैल्शियम आयन, जो कि और बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अलग अलग स्टेप्स में, यहाँ पे देखो 2-3 इसलिए दिखा रखी है क्योंकि कई सारे यहाँ पे बीच में स्टेप्स होंगे, रिएक्शंस होंगी, जिनसे हमें मतलब नहीं है ना अभी इस लेवल पे। जिससे क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जैसे ओवरी की ग्रोथ होने लगी। ठीक है, ये दूसरा आपको फिगर दे रखा है जब अंदर आ रहा है हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन एक कैसा है आपका स्टेरॉयड हार्मोन है, जो कि डायरेक्ट अंदर आ जाता है ना, ये डायरेक्ट अंदर आ गया और ये न्यूक्लियस की दीवार है। अब ये क्या किया, न्यूक्लियस की दीवार के अंदर घुस गया, है ना, न्यूक्लियस की दीवार के अंदर घुस गया और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये हमारा रिसेप्टर है और ये हमारा ग्रीन कलर का हार्मोन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये कॉम्प्लेक्स सीधा हमारे DNA से इंटरेक्ट करेगा,
हमारा जो जीनोम है, बेसिकली जो हमारा डीएनए है उसी को हम जीनोम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे मतलब जीनोम या डीएनए से रिएक्ट करेगा। अब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो है वो काम करेगा, यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करेगा, जैसे टिश्यू का ग्रोथ होगा या डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। बस यहीं पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ ऐसा अगर। तो डिफाइन द फॉलोइंग, ये तो आप खुद करोगे, डायग्राम बनाना है, हार्मोन के नाम लिखना है, ये सब तो ठीक है आप करोगे बाद में। हाँ ये कर सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक हार्मोन और टारगेट ग्लैंड लिखना है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहाँ पे काम करते हैं? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। अच्छा एक चीज और रखना, पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी बहुत ज्यादा बाकी सारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। थायरोट्रोपिन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे काम करेगा? अब से थायराइड पे, हमारे थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन, एसीटीएच का फुल फॉर्म याद है? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। गोनेडोट्रोपिन यानी एलएच और एफएसएच कहाँ काम करते हैं? गोनेड्स पे, ओवरी और, हमारी ओवरी और किस पे? टेस्टिस पे, है ना। मेलेनोट्रोपिन यानी एमएसएच स्किन पे काम करेंगे, मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स पे, है ना। शॉर्ट नोट लिखने हैं, आप लिखोगे गिव एग्जांपल्स ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो। हाइपरग्लाइसेमिक कौन था? हाइपरग्लाइसेमिक मतलब जो ग्लूकोज को बढ़ा दे, तो ग्लूकेगॉन था, ग्लूकेगॉन, है ना। हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन होगा जो कि ग्लूकोज के लेवल को कम कर दे, इंसुलिन। हाइपर कैल्सिमिक, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता था, पीटीएच। और हाइपो पूछा जाए तो टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, है ना। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एलएच और एफएसएच, एलएसएच, एफएसएच और एलएच। प्रोजेस्टेशनल हार्मोन्स, तो जिसमें बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन की बात हो रही है, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन आता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन जो है इसका एग्जांपल प्रोजेस्ट्रॉन ही है ना। प्रोजेस्टेशनल का प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ठीक है। ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन, ब्लड प्रेशर को कौन कम करता था? एएनएफ, एएनएफ, है ना, एंटी नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, एंड्रोजन का एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन का एग्जांपल आपका प्रोजेस्टेरोन ही है, ठीक है। विच हार्मोनल डिफिशियंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग, डायबिटीज मेलिटस के लिए कौन से हार्मोन की कमी थी? इंसुलिन। डायबिटीज इंसिपिडस पूछा होता तो किसकी कमी थी? एडीएच, है ना। ग्वाइटर के लिए किसकी कमी थी? T4, है ना, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती थी, ठीक है। और क्रिटिनिज्म भी कहाँ होता था? प्रेगनेंसी के दौरान होता था, है ना, क्रिटिनिज्म। तो ये भी आप यही लिख सकते हो T4, या सिंपली आप लिख सकते हो, है ना, हाइपोथायराइडिज्म, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, और ये भी कर सकते हैं। T4 जो है वो थायराइड पे लगा दो, थायरोक्सिन, है ना। पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, जीएनआरएच पिट्यूटरी से निकलता था, एलएच हाइपोथैलेमस, नहीं उल्टा कर दिया, है ना। जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकलता था, एलएच जो है वो पिट्यूटरी से निकलता है, एलएच और एफएसएच, ठीक है। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है ना। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहीं पे हमने कंप्लीट कर लिया पूरा क्लास 11th की एनसीईआरटी रीडिंग मैंने खत्म कर दी, है ना। तो ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको ना समझ में आई हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूँ, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए।